इधर ध्यान दो। तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे किसका, कीपिंग टाइम विद द स्काईज का। किसका रिवीजन कर रहे थे, कीपिंग टाइम विद द स्काईज। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था अगर याद हो तो। मून क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, ये बातें डिस्कस हो गई थी। फेजेस ऑफ द मून को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इक्लिप्स क्या होता है ये पढ़ लिया था। इस वाले पार्ट को हमने आधा डिस्कस कर लिया था। कैलेंडर के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कैलेंडर, है ना, उसको पढ़ लिया था। कितने तरीके के कैलेंडर होते हैं, 3 तरीके के। कौन कौन से, सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर और लूनी सोलर कैलेंडर। ठीक है, अधिका मास है एक एक्स्ट्रा मास, सॉरी मंथ, मास मतलब मंथ, एक एक्स्ट्रा मंथ जो है किस कैलेंडर में जोड़ा जाता है, इसमें लूनी सोलर कैलेंडर में जोड़ा जाता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन नेशनल कैलेंडर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास इंडियन नेशनल कैलेंडर, इंडियन नेशनल कैलेंडर। ठीक है, एक आईएनसी गठित हुई थी, है ना, मतलब वो एक कमेटी गठित हुई थी कैलेंडर बनाने के लिए, है कि नहीं। ठीक है, उसके द्वारा ये बनाया गया था, है ना। है कह रहा है एडॉप्टेड अलोंग साइड दी जॉर्जियन कैलेंडर। ठीक है, ये जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है ये जॉर्जियन कैलेंडर के साथ एडॉप्ट किया जाता है। किसके जरिया, है ना, इसके जरिया इंडियन गवर्नमेंट के जरिया। ठीक है, जो इंडियन कैलेंडर है स्टार्ट होता है, इसका पहला महीना क्या होता है, चैत्र। मैंने पूरा 12 महीने बताए थे, है ना। है कब से ये चैत्र कब से शुरू होता है, 22 मार्च से शुरू होता है नॉन लीप ईयर में। किसमें, नॉन लीप ईयर में। लीप ईयर में कब से शुरू होता है, 21 मार्च से। मैंने कहा था ना जब लीप ईयर होता है तो उस साल चैत्र में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। अदरवाइज मैंने कहा था कि इसमें जो 12 मंथ होते हैं पहले जो दूसरे से लेकर छठे मंथ तक कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, बाकी में 30 डेज होते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट मंथ में लीप ईयर में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। तो लीप ईयर में पहले 6 महीने 31 डेज के हो जाते हैं और बाद के 6 महीने 30 डेज के हो जाते हैं। ठीक है, इट हैज 12 मंथ विथ 30 और 31 डेज ईच, है ना, अलाइन विद द एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स। किस पर, इज द एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। समझ में बात है कि नहीं आई, कोई डाउट यहाँ तक। लाओ जी एनसीईआरटी, अरे एनसीईआरटी की बुक उन्हें वही वाला चाहिए, लाओ। और शातिर बच्चा अपनी किताब नहीं दे रहा है ना जी, लौटा दूंगा, नहीं रखूंगा। इसमें एक डेट थी यार, हाँ 1952। कब, 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी। कौन सी कमेटी, सीआरसी। फुल फॉर्म क्या है इसका, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। समझ में बात है कि नहीं आई, क्लियर। खैर ये कब से लागू हुआ था, 21 मार्च, मतलब ये जो कैलेंडर बना ये कब से लागू हुआ था, 21 मार्च 1956। 1956 कब से लागू हुआ था, 21 मार्च 1956। अब एक बात बताओ, 21 मार्च से शुरू हुआ था तो बताओ ये जो 1956 है वो लीप ईयर रहा होगा या नॉन लीप ईयर, लीप ईयर रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा, लीप ईयर रहा होगा। ठीक है, इसी कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के एक सदस्य थे, कौन मालूम है, मेघनद
यही है ना जी स्पेलिंग, MEGH, मेघनद साहा। कौन थे? मेघनद साहा। ठीक है, ये क्या थे? एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। क्या थे? एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी, क्या? साहा इक्वेशन। किस चीज के लिए? डेवलप्ड मैथमेटिकल इक्वेशन, फेमसली नॉन एज साहा इक्वेशन। कैसे बनाया था ये? स्टार्स की स्टडी किया था, है ना, और उसके टेम्परेचर की, और उनके बीच एक इक्वेशन दिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साहा इक्वेशन कहते हैं। इसके नाम पर एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इंस्टीट्यूट है। कहाँ? कोलकाता में। उसका क्या नाम है? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या है? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये सब एडिशनल बातें थी जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। क्लियर? दोबारा सुन लो। CRC कमेटी कब बनी थी? 1952। CRC कमेटी ने एक कैलेंडर बनाया जो कि बाद में इंडियन नेशनल कैलेंडर कहलाया। वो कब से लागू हुआ? 21 मार्च 1956 से। इसी CRC कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? मेघनाद शाह। मेघनाद शाह कौन थे? एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। उसको किस चीज के लिए जाना जाता है? साहा इक्वेशन की वजह से, है ना। समझ में बात है कि नहीं आई? क्लियर? इसके नाम पर एक इंस्टीट्यूट है कोलकाता में। क्या नाम है उसका? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। समझ में आई बात है कि नहीं आई? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? ये डेट इस पे लिखा हुआ नहीं था इसलिए मैंने बुक लिया था। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। फेस्टिवल्स, ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है। क्यों नहीं है? अगर इसकी छुट्टी कैसे मिलेगी बताओ? फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, अब देखो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल जो है वो किस पर बेस्ड है? लूनर या सोलर इवेंट पर बेस्ड है। बहुत सारे त्योहार लूनर या सोलर फिनोमेना पर क्या है? बेस्ड है। ठीक है, कुछ घटनाएं होती है उस पर बेस्ड है। जैसे दिवाली अकर्स ऑन दी न्यू मून डे। याद रखना, दिवाली कब अकर होता है? न्यू मून डे। तो इसका मतलब दिवाली के दिन बिल्कुल अंधेरी रात होगी, होगी ना। न्यू मून डे में तो क्या होता है? चांद दिखाई नहीं देता है। ठीक है, होली ऑन दी फुल मून डे। होली किस दिन मनाया जाता है? फुल मून डे के दिन। ठीक है, एंड अदर्स आर लिंक्ड विद द सन मूवमेंट इनटू द, है ना, ज़ोडिएक साइन। दिस फेस्टिवल फॉलो लूनर और लूनी सोलर कैलेंडर्स। ठीक है, जो सन मूवमेंट पर बेस्ड है वो किसको फॉलो करते हैं? लूनर या लूनी सोलर कैलेंडर पर बेस्ड है। काजिंग देयर डेट्स टू शिफ्ट इन दी जॉर्जियन कैलेंडर। ठीक है, तो मतलब वैसे फेस्टिवल्स, सॉरी मैं गलत बोल गया, वैसे फेस्टिवल जो लूनी या लूनी सोलर या लूनर कैलेंडर पर बेस्ड है उसकी डेट जॉर्जियन कैलेंडर में शिफ्ट होती है। जैसे ईद, है ना, रमजान वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है? वैसे रमजान मंथ है, कोई फेस्टिवल नहीं है, याद रखना चाहिए। ठीक है, रमजान जो है वो मंथ का नाम है। उस पूरे महीने में आपको क्या कह लो, रोजा रखना होता है। ठीक है, बस समझ में आई? तो वो मंथ है। आगे बढ़े। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है उसी का। एग्जाम्पल्स ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, चलो जी, दिवाली कब मनाया जाएगा? बताओ जी, दिवाली कब मनाया जाएगा? न्यू मून डे पर। किस पर बेस्ड है? लूनर कैलेंडर पर बेस्ड है। ठीक है, ये PDF भेजा गया था। हाँ ठीक है। फुल मून डे, होली कब मनाया जाता है? फुल मून डे। ये भी किस पर बेस्ड है? लूनर कैलेंडर पर बेस्ड है। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जो है, बुद्ध पूर्णिमा ये भी कब होता है?
फुल मून डे, ठीक है। ये भी किस पर बेस्ड है, ल्यूनर कैलेंडर पर बेस्ड है, समझ में बात है, ठीक है। दशहरा बेस्ड है किसके ऊपर, सन की पोजीशन के ऊपर, यानी ये किस पर बेस्ड होगा, सोलर कैलेंडर, यानी दशहरा सोलर कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। ईद उल फित्र बेस्ड ऑन लूनर कैलेंडर, डेट शिफ्ट एनुअली, अरे इसकी डेट एनुअली क्या होती है, शिफ्ट होती है, समझ में बात है कि नहीं, क्या होती है, शिफ्ट होती है। कोई डाउट, कोई डाउट, पक्का, आगे बढ़े। अब आया हमारे पास क्या, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, क्या आया, इंडियन इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। क्या मतलब होता है इस बात का, स्पेस प्रोग्राम, स्पेस किसको बोलते हैं, अंतरिक्ष को, ठीक है। प्रोग्राम मतलब इंडियन एजेंसी ने कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें वो स्पेस की स्टडी करते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें की फिगर्स पे इसमें याद रखना, एक बहुत फेमस नाम है क्या, विक्रम सारा भाई, विक्रम सारा भाई, ठीक है, ठीक है। इसको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम क्या कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी, ही इनिशिएटेड इंडियाज स्पेस रिसर्च एफर्ट्स, मतलब इन्होंने ही शुरुआत की थी इंडिया के अंदर, इससे पहले स्पेस के बारे में रिसर्च नहीं होता था, इन्होंने, अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से या इनसे मदद मांग के या उनसे जुड़ के, ठीक है, काम किया और इन्होंने इंडिया के अंदर स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करवाई, क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी से एक की फिगर्स और भी है, कौन, अच्छा ये जो विक्रम साराभाई है इसका कंट्रीब्यूशन था इंडिया के पहले सैटेलाइट में, जिसका क्या नाम था, आर्यभट्ट, या आर्यभट्ट, ठीक है, याद रखना, लेकिन वो आर्यभट्ट जो भेजा गया था इनकी डेथ के बाद भेजा गया था, बात समझ में आ गई, मतलब रास्ता इन्होंने ही दिखाया था, क्लियर, बात समझ में आ गई, लेकिन जिस वक्त भेजा गया तो उस वक्त ये दुनिया में नहीं थे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या है, रिनाउंड एरोस्पेस साइंटिस्ट, याद रखना, क्या थे, एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, और एक और थे, क्या एक और चीज थे क्या, ये फॉर्मर का मतलब पिछले, यानी पास्ट में ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, किसके, इंडिया के, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल इन मिसाइल एंड स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, खैर जो इंडिया के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर भी एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, ठीक है। और भी जो मिसाइल विजाइल है, जो भी इंस्ट्रूमेंटल वगैरह इस तरीके की चीजें, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, क्लियर, बात समझ में आ गई, तो शख्सियत ऐसी बनो एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे, ठीक है। ये इनको जब प्रेसिडेंटशिप के लिए चुना गया था, देखो उसमें इलेक्शन होता है कि नहीं होता, तो कम से कम 2 कैंडिडेट तो होते ही हैं, ठीक है। जब इनका नाम दिया गया था एक पार्टी की तरफ से, तो दूसरे पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, सोचो, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया था इसको, बीजेपी की गवर्नमेंट थी जिन्होंने नाम इसका पेश किया था, ठीक है, लेकिन ऐसा आदमी को उठा के लाया था, ठीक है, वेलकम, बस समझ में आ गई, खैर बाकी कोई भी पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्पेस रिसर्च सेंटर्स, स्पेस रिसर्च सेंटर्स, स्पेस रिसर्च सेंटर का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों पर रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं स्पेस की स्टडी के लिए, उसको कहा जाता है स्पेस रिसर्च सेंटर, ठीक है। एक का नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, VSSC, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, ये केरल में, केरल की कैपिटल आई थिंक है ना, ठीक है। फिर क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, कहाँ पर है, श्री हरिकोटा, आई थिंक ये बेंगलुरु में है ना,
वही है, मुझे याद नहीं है कहाँ है, लेकिन ये श्रीहरिकोटा में, देख लेना एक बार, अभी देखता हूँ। आई थिंक बेंगलुरु में, बेंगलुरु में वैसे ये भी है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, सॉरी, कहाँ पर ये, कहाँ ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये केरल में, ठीक है। फिर क्या है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ है, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। अब ऐसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है, कहाँ पर है, बेंगलुरु में। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मेन सेंटर कहाँ है, बेंगलुरु में, है ना। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, श्री हरिकोटा में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है कहाँ, अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, श्री तिरुवनंतपुरम। चलो खैर, इतनी बात समझ में आ गई, जगह के नाम याद हो गए। श्री हरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है, कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन सैटेलाइट एंड इट्स मिशन, इंडियन सैटेलाइट एंड इट्स मिशन, ठीक है। इंडिया के जो सैटेलाइट और उसका क्या मिशन था। इंडिया हैज लॉन्च्ड वेरियस सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन, बहुत सारे सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किए हैं, जैसे उसमें है जी सेट, इन सेट, ठीक है। अब इन सब का फुल फॉर्म घर जाके देखना, जी सेट, इन सेट। ऐसे ही अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए याद रखना, जी सेट और एन सेट किसके लिए है, इन सेट किसके लिए है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। और अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए ये सब सैटेलाइट भेजा इन्होंने, ईओएस, कार्टोसेट, रोहिणी, भास्कर, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं, ये नाम इसके साथ याद रखना, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए है ये, कौन कौन, ईओएस, कार्टोसेट, रोहिणी, भास्कर। नेविगेशन के लिए क्या है, IRNSS, IRNSS, IRNSS किसके लिए है, नेविगेशन के लिए, ठीक है। ठीक है। नोटेबल स्पेस क्राफ्ट, नोटेबल स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। जैसे आर्टोसेट इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी है, किसके लिए, एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेज इन मल्टीपल बैंड्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बात है, थोड़े ऊंचे लेवल की है, बस इसमें क्या याद रखना है कि आर्टोसेट क्या है, इंडिया की पहली डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है। एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, मतलब इस सैटेलाइट का पर्पस है यूनिवर्स की स्टडी करना, है ना। स्टडिंग सैटेलाइट स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेज इन मल्टीपल बैंड्स, बैंड्स कहते हैं पट्टी को, मतलब रीजन है जिसको ये देखता होगा, क्लियर। अभी कॉमन सेंस में ऐसे सोचना है, क्योंकि 8वीं क्लास में बहुत सारी बातें, इसको ब्रॉड करके नहीं सोचना है, बस जनरल क्या कहना चाह रहा है कि मतलब ये एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर, ठीक है। समझ में बात है, मतलब ये पहली डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मार्स ऑर्बिटर, ऑर्बिटर लगा होता है, इसका क्या मतलब है, ऑर्बिट से बना है, यानी मार्स है, ये मार्स है ना, मार्स, ठीक है। मार्स के अराउंड सैटेलाइट घूमता होगा, तो जिस पाथ पर घूमता होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। तो मार्स के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रही है उसका नाम दिया गया मार्स ऑर्बिटर, ठीक है। मतलब स्पेस क्राफ्ट बोल लो, ज्यादा बढ़िया है। एक स्पेस क्राफ्ट जो मार्स के अराउंड घूम रहा है, यहाँ पर उसको क्या नाम दिया गया, मार्स ऑर्बिटर। ऐसे ही मून के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, जो चंद्रयान 2 था उसमें भेजा गया था, दो चीजें थी, एक था ऑर्बिटर, एक होता है लैंडर। ऑर्बिटर का मतलब जो ऑर्बिट में घूमेगा उसको चारों तरफ, और लैंडर का मतलब जो उसके जमीन, उसके सतह पर जाकर उतरेगा। लैंड का मतलब क्या होता है, उतरना, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं। तो चंद्रयान 2 जो था, ठीक है, उसमें ऑर्बिटर सही सलामत ऑर्बिट में आ गया था, ठीक है। लेकिन जो क्या था, लैंडर, समझ में बात है कि नहीं, ठीक है, जो विक्रम लैंडर था वो हार्ड लैंडिंग की वजह से, यानी जोर से पटक गया था सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से टूट गया था, है कि नहीं, बस समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन
ऑर्बिटिंग मार्स। अब इंटरप्लेनेटरी मिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्थ भी क्या है, एक प्लेनेट है, और वहां एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के चारों तरफ हमने एक स्पेस क्राफ्ट को भेजा। क्लियर? तो इसलिए फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, चंद्रयान वन, चंद्रयान वन, चंद्रयान वन क्या था, फर्स्ट लूनर मिशन, यानी लूनर मतलब चांद, लूनर मिशन था, लॉन्च्ड इन 2008। ठीक है, ऐसे चंद्रयान टू, एडवांस लूनर मिशन फॉलोइंग चंद्रयान वन। चंद्रयान वन के बाद हमने क्या भेजा था, चंद्रयान टू, टू के बाद एक और भेजा था चंद्रयान थ्री, है ना, हाँ, उसमें लैंडर था हमारा जो बाद में काम आया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? फिर क्या है, आदित्य L1, सैटेलाइट्स डेडिकेटेड टू स्टडी सन। ठीक है, आदित्य L1 किसके लिए डेडिकेटेड है, सन की स्टडी के लिए, यानी सन को हम की स्टडी कर रहे हैं, सूरज की। कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी सोचो। यहाँ पर हमने कौन सा चैप्टर रिवाइज कर लिया, रिवाइज कर लिया क्या, मतलब रिवीजन किया, रिवीजन किया किस चैप्टर का, कीपिंग टाइम विद द स्काइज, कीपिंग टाइम विद द स्काइज। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी सोचो, किसी कोई डाउट है? नहीं ना, पक्का? चलो अब यहीं से कुछ सवाल निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, मतलब अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट तुमको करना है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन खोलूंगा, उसी वेबसाइट से खोल लेते हैं, हाँ ओपन ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो भी सवाल है, पहले 1 से 20 तक हर कोई अपनी कॉपी पे लिख लो, हर कोई अपनी कॉपी पे लिखो, अलग अलग बैठ जाओ। बैठ गए, बैठ गए? चलो 1 से 20 तक लिख लिया, पहले लिख लो ताकि आंसर लिखना फटाफट। नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन यही देख लेना है। ठीक है, 1 से 20 तक लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लिख लिया? हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट कॉजेस टाइड्स टू फॉलो ए रेगुलर पैटर्न सिमिलर टू द मून्स राइजिंग टाइम। कह रहा है व्हाट कॉजेस टाइड्स टू फॉलो ए रेगुलर पैटर्न, कह रहा है इनमें से कौन फॉलो करता है, मतलब व्हाट कॉजेस टाइड्स मतलब इनमें से कौन ये टाइड्स के अंदर रेगुलर पैटर्न को फॉलो करवाता है। जिस तरीके से मून के राइज करने का रेगुलर टाइम है, ऐसे ही टाइड के होने का भी एक रेगुलर टाइम है। कह रहा है वो इनमें से किन की वजह से होता है। कल वाली क्लास में मैंने बोला था, हाँ आंसर अपना लिखना है खाली। और पहला ऑप्शन है सन्स पोजीशन, दूसरा है मून्स पोजीशन एंड फेज, तीसरा है अर्थ रोटेशन, चौथा है अर्थ रिवॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर बड़ा नहीं जी, अच्छा सेलेक्ट कर दूं, चलो मैं बी सेलेक्ट कर दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। इन विच लूनर फेज कैन ए लूनर इक्लिप्स अकर, कह रहा है किस लूनर फेज में लूनर इक्लिप्स अकर होता है, न्यू मून डे के दिन, फुल मून डे के दिन, क्रिसेंट मून के दिन, या गिबोज वाले दिन। लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स लिख लिया? पक्का? क्या होता है, न्यू मुंडे के दिन या फुल मुंडे के दिन? लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स नहीं है। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ का शेडो मून पे बनता है, तो फुल मुंडे वाला दिन होता है यार। न्यू मुंडे वाला दिन तो तुमको चांद दिखता ही नहीं है, वैसे भी नहीं दिखता। क्या बोल रहे हो, कौन बोला था न्यू मून पे?
सुना तो मैं। अरे ये क्या किया? तो सबका आंसर आ गया है तो। ये वाला था। गड़बड़ हो गया ना। यही था ये वाला। चलो जल्दी जल्दी बोल दो, इसका कौन सा आंसर चूज किए थे? दूसरा गया। कौन सा था? दूसरा वाला कर रहे थे। पहला था। पहला तो अभी खोले थे। यही है। थर्ड वाला खुला हुआ था। चलो क्या चूज किए थे इसमें? मून का फेस, नेक्स्ट, फिर फुल मून, नेक्स्ट। अब बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रागा इंस्पायर्ड बाय द मून? हाँ बताया था, रिवीजन वाले में नहीं, रेगुलर क्लासेस में। क्या कह रहे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रागा इंस्पायर्ड बाय द मून? ठीक है। हस्त, हाथ के कुछ सिंबल होते थे, क्या था? उत्तरयाना चंद्रकला, दक्षिणयान सूर्य सिद्धांत। क्या था? बी था, चंद्रकला है ना, ऐसा सिंबल था, है ना। ये क्या था? कैसे अर्ध चंद्रकला था, ऐसा था ना कुछ। खैर, सूर्य सिद्धांत पे क्या बेस्ड है? चलो चौथा करो। कह रहा हाउ मेनी डेज डज द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन कैलेंडर हैव इन ए लीप ईयर? कह रहा इंडियन कैलेंडर के अंदर, अरे बोलना नहीं है, बाद में, पहले लिखने का मौका दो सबको। ठीक है, इंडियन कैलेंडर में पहले मंथ में कितने दिन होते हैं लीप ईयर के अंदर? सबने लिख लिया? सबने? अब बताओ। 31 डेज। व्हाट इज द टर्म फॉर द सन्स अपेरेंट साउथवर्ड मूवमेंट फ्रॉम जून टू दिसंबर? हमने ये बताया था कि जो सनराइज और सनसेट का टाइम है डेली क्या होता है, चेंज होता है। तो जून से दिसंबर के बीच हम ये क्या देखते हैं कि सनराइज का टाइम जो है साउथवर्ड मूवमेंट होता है ना, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, है ना, क्या बोलते थे? उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना क्या कहलाता था? उत्तरयान, दक्षिणयान, शुक्ला पक्ष, कृष्णा पक्ष। दक्षिणयान, ठीक था। यही था। चलो अगले सवाल पे चलो। विच ट्रेडिशनल इंडियन टेक्स्ट रिकॉर्ड द सन्स नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड मूवमेंट? कह रहा है कि कौन सा ट्रेडिशनल इंडियन टेक्स्ट है जो रिकॉर्ड रखता है सन के नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट का? सूर्य सिद्धांत था, तैतरीय संहिता, राष्ट्रीय पंचांग, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। बताओ। हाँ ये सही बोल रहा है। क्या था ये? तैतरीय संहिता। क्या था? तैतरीय संहिता, यही था। देखो यहां पर था ना, ये जो था पेज नंबर 181 पे। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ डांस मुद्रा रिलेटेड टू द मून्स इन द भरतनाट्यम? ये तो वही सवाल हो गया। कह रहा है कि डांस मुद्रा जो रिलेटेड है मून से भरतनाट्यम में, उसको क्या बोलते थे? क्या था? चंद्रकला। इसकी वीडियो भी दिखाया था। हाँ। Why does festivals like मकर संक्रांति shift slightly in the Georgian calendar over time? कह रहा है कि त्योहार जैसे कि मकर संक्रांति है वो शिफ्ट होता है हल थोड़ा थोड़ा जॉर्जियन कैलेंडर में टाइम के हिसाब से, ऐसा क्यों?
ड्यू टू lunar phase, due to difference between sidereal and tropical air, due to earth's rotation, due to the moon's orbit tilt. क्या था? बी, क्योंकि सिडरल और ट्रॉपिकल एयर में थोड़ा सा का फर्क होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, तो मकर संक्रांति किसके हिसाब से मनाते हैं? सिडरल एयर के हिसाब से या ट्रॉपिकल एयर के हिसाब से? सिडरल एयर के हिसाब से मनाते थे ना, ये था। ये देखते थे ना कि कोई पर्टिकुलर स्टार है, उसके राइज होने का टाइम क्या है ना। ये नहीं किया अभी? अच्छा, आंसर क्या लगाया था? हाँ, यही होगा, चलो करो। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शिफ्ट इन मकर संक्रांति डेज डेट एवरी 11 ईयर्स? हर 11 साल में एक दिन पहले हो जाता है, एक दिन बाद होता है, 2 दिन पहले होता है, 2 दिन बाद होता है। एक दिन बाद होता है। अर्लियर या लेटर? लेटर। चलो, ये तुम्हारा जवाब है, मैंने नहीं लगाया। ठीक है, आगे बोलो। Which calendar was adopted in India on 21st March 1956 CE? कौन सा था? इंडियन नेशनल कैलेंडर। आगे बढ़ो। What is the primary difference between a month and पूर्णिमा लूनर कैलेंडर्स? कह रहा है कि अमंत और पूर्णिमा कैलेंडर के बीच क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ मंथ का फर्क है, स्टार्ट ऑफ द मंथ रिलेटिव टू द लूनर फेज, यानी दोनों जो है लूनर फेज के हिसाब से जो मंथ स्टार्ट होता है, पहला मंथ वो अलग अलग है। दूसरा है लेंथ ऑफ ईयर के हिसाब से है। तीसरा अलाइनमेंट विद द सीजन। क्या था? बी था, है ना। समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है, आगे। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून ऑफ फाल्गुन? हाँ, फुल मून ऑफ फाल्गुन में क्या मनाया जाता है? होली। होली। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो मिशन टू स्टडी द सन? क्या था? आदित्य L1 सन के स्टडी के लिए है। आगे, हाउ मेनी डेज डज ए लूनर ईयर हैव कंपेयर टू सोलर ईयर? सोलर ईयर की तुलना में लूनर ईयर में कितने दिन होते हैं? 64, 54। हाँ, मुझे कान साफ करवाना होगा। आगे 15। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इन ए लूनर कैलेंडर? लूनर कैलेंडर में सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या है? वीक, डे, ईयर और मंथ? हफ्ता नहीं है। फुल मून से हाफ मून पे जाते हो तो 1 हफ्ता होता था। डायग्राम याद करो, 4 हफ्ते थे ना लगभग। खैर, वैसे अगर उसके फेज के हिसाब से बात करो तो मंथ है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो वीक होना चाहिए, वैसे मंथ भी दे सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो लगभग 1 हफ्ता हम आसानी से उसमें काउंट कर सकते हैं। क्लियर? क्या दिया हुआ है? शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इन ए लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर बोला है, सोलर नहीं। अच्छा, एक बात और सुनो सुनो, एक बात और सुनो। डेज भी हो सकता है, तुम्हारी बात समझ गया मैं, इधर ध्यान दो कि 29.5 डेज में 5 डेज में पूरा एक फेज का साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसमें 7 डेज का क्या होता है? वीक होता है। हाँ, हो सकता है, दिन भी हो सकता है। ठीक है, तब भाई दिन काउंट कर रहे तभी तो ये पता चल पाया ना भाई। 29 डेज एक मंथ हो गए, कैसे पता चला? इसका मतलब दिन काउंट कर ले रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या होगा? डे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लीप डे इन द जॉर्जियन कैलेंडर? कह रहा है कि जॉर्जियन कैलेंडर में लीप डे का क्या मतलब है?
to align with the lunar phase, to synchronize with the season, to adjust for the moon's orbit, to shorten the year. हाँ, सीजन को सिंक्रोनाइज करने के लिए ऐसा करते थे. Which traditional Indian painting styles prominently depicts the moon? कह रहा है इनमें से कौन सी ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग है, स्टाइल है जो कि प्रोमिनेंटली मून को डिपिक्ट करता है, दर्शाता है? मधुबनी पेंटिंग, रेनेसेंस, क्यूबिज्म, इम्प्रेशनिज्म. क्या था? मधुबनी पेंटिंग. अब इसे अंदाजा हुआ किस तरीके का सवाल बन सकता है? What is the approximate difference between two consecutive solar days as measured by the sun's highest position? कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली कितने क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेट डिफरेंस कितना होगा दो कंसेक्यूटिव सोलर डेज के टाइम मेजरमेंट अगर करोगे, मतलब आज हाईएस्ट पोजीशन पर जहां पर है, फिर अगले दिन जो इसी हाईएस्ट पोजीशन पर होगा उसमें लगभग कितने टाइम का डिफरेंस है? कितना है? 24 आवर. इससे ही डिसाइड डेज डिसाइड करते थे, है कि नहीं? आगे, Why are some months in Georgian calendar 30 days, other 31? कह रहे जॉर्जियन कैलेंडर में कुछ महीने 30 दिन के होते हैं और कुछ महीने 31 डेज के होते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जोड़ने पर क्या हो जाए? 365 डेज हो जाए. टू फॉलो द सिड्रल ईयर, सिड्रल ईयर को फॉलो करने के लिए ऐसा करते हैं. टू अलाइन विद द लूनर फेज, टू मैच विद द मून्स ऑर्बिट. ए और सी तो गलत है. हाँ, तो 365 दिन जोड़ने के लिए तो और भी कुछ काम कर सकते थे. क्या लगाऊं? बाकी आंसर देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. What was the purpose of the calendar reform committee set up in 1952? 1952 में जो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी थी उसका पर्पस क्या था? टू रिकमेंड ए यूनिफॉर्म कैलेंडर फॉर इंडिया. अब रिजल्ट व्यू करो, चेक करो, लिख के देना आंसर अपना. क्यों? चलो यहाँ देख लो, यहाँ पे तो मैंने मार्क किया है, किसी का अलग होगा तो देख लेना. पहले का यही था, जो गलत होगा उस पर क्रॉस होगा, है ना? कौन सा? होली, आदित्य L1 354 डेज, डे सही है. सीजन, मधुबनी पेंटिंग 24 आवर, एड अप टू 365 डेज. ठीक है, फिर क्या जाएगा? टू रिकमेंड ए यूनिफॉर्म कैलेंडर. ठीक था ये? कोई डाउट यहां तक? समझ गए? चल, क्वेश्चन 9 क्या था? वन डे लेटर. ठीक है, समझे कैसे प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन? जैसे मैंने तीसरा करवाया, चलो बीच वाला छोड़ते हैं, पहले को ओपन करते हैं, तो ये बहुत टाइम है. इधर ध्यान दो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सारे चैप्टर में यही करेंगे, थोड़ा थोड़ा सवाल यहीं से एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि चैप्टर याद हो जाए. क्लियर? और बाकी मैंने बता भी दिया है, करना हो फोन वगैरह जितनी देर रखते हो उसका कोई यूजफुल काम होना चाहिए, यूटिलाइजेशन उसका सही से हो. ठीक है. Why can the moon sometimes be seen during the day? कह रहा है क्यों मून जो है कभी कभार दिन में दिख जाता है? It emits its own light, चूंकि वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है. दूसरा, it reflects sunlight and can be visible when the sun is up. क्या कह रहा है? ये रिफ्लेक्ट इसलिए करता है चूंकि समटाइम्स वो विजिबल होता है जब सन ऊपर होता है. ये हमेशा दिन के वक्त दिखता है. ठीक है. कह रहा है इट ओनली अपियर्स ड्यूरिंग ए लूनर इक्लिप्स. ये सिर्फ लूनर इक्लिप्स के दिन ऐसा होता है. क्या होगा? अपने कॉपी में सब आंसर लिखो, वही 1 2 3 है ना, उसी के सामने अब अगला लिख लो.
क्या लगा है? बी। जो तुम बोलोगे मैं उसी के हिसाब से यहाँ आंसर टिक कर दूंगा, बाद में चेक कर लेंगे। क्लियर? व्हाट कॉजेज द मून चेंज शेप्स एज सीन फ्रॉम द अर्थ? कह रहा है इनमें से किस वजह से मून की शेप जो है चेंज होती है, जमीन से देखने पर ऐसा लगता है कि मून की शेप चेंज हो रही है, ऐसा क्यों होता है? द अर्थ शेडो फॉलिंग ऑन द मून, क्योंकि जमीन की शेडो मून के ऊपर फॉल कर रही होती है। दूसरा, मून्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, मून का रोटेशन अपने एक्सिस पर हो रहा है, इस वजह से होता है ऐसा। चेंजिंग एंगल ऑफ सनलाइट इल्यूमिनेटिंग द मून एज इट ऑर्बिट्स द अर्थ। कह रहा है कि चेंजिंग एंगल ऑफ सनलाइट, मतलब जो सनलाइट मून के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, और वो किस एंगल से रिफ्लेक्ट होकर हम पर आ रहा है, ये चीजें बदल जाती है। तीसरा है द मून वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, मून की दूरी अर्थ से बदलती है, इसलिए होता है। क्या होगा? सी होगा, क्योंकि अलग अलग पोर्शन पे लाइट पड़ती है ना। ऐसी एक तस्वीर बनी हुई थी पूरा तुम्हारे एनसीईआरटी में। व्हाट इज द नेम ऑफ द मून फेज व्हेन इट अपीयर्स एज ए फुल ब्राइट सर्किल? उस मून फेज का क्या नाम है जब वो फुल ब्राइट सर्किल की फॉर्म में दिखता है? क्या बोले? फुल मून। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हेन द मून्स ब्राइट पोर्शन डिक्रीजेस? कह रहा है उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं जब मून का ब्राइट पोर्शन यानी फेजेस ऑफ द मून डिक्रीज होता है? क्या होगा? वैनिंग। इसका इंडियन नेम क्या था? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए मंथ टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ फेज? कह रहे हैं लगभग कितना दिन लगता है मून के एक साइकिल ऑफ फेज को कंप्लीट करने में? हाँ, 29.5 डेज। व्हाट इज द नेम ऑफ मून्स फेज व्हेन इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ? कह रहा है मून के उस फेज को क्या कहते हैं जब वो अर्थ से दिखाई नहीं देता? न्यू मून। इसका इंडियन नेम क्या था? हाँ, शुक्ला पक्ष, अमावस्या। हाँ। ड्यूरिंग विच फेज इज द मून इजिएस्ट टू स्पॉट एट सनसेट? कह रहे हैं किस फेज के दौरान मून को आसान होता है ढूंढना सनसेट के वक्त? वैक्सिंग मून, मैंने बताया था ईद का चांद देखते हो वैक्सिंग पीरियड में। क्लियर? तो सनसेट के वक्त ईद का चांद किधर देखते हो? पश्चिम में देखते हो, और पश्चिम में ही सन डूब रहा होता है। ठीक है, तो वैक्सिंग मून। हाउ मच लेटर डज द मून राइज ईच डे कंपेयर टू द प्रीवियस डे? कह रहा है पिछले दिन के कंपेरिजन में अगले दिन मून कितनी देर बाद राइज होता है? क्या बोले? अबाउट 50 मिनट्स। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द मून शाइन्स? मून के शाइन करने का प्राइमरी रीजन क्या है? क्या होगा? इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, यही है। 10. विच पार्ट ऑफ द मून इज ऑलवेज विजिबल फ्रॉम द अर्थ? कह रहा है मून का कौन सा पार्ट हमेशा विजिबल होता है सन से? द इल्यूमिनेटेड half, the non-illuminated half, the same half of the moon, different half depending on the day. हाँ? कह रहे which part of the moon is always visible from the, हमेशा visible होता है, मतलब हमेशा आधा मून दिखता है। D, different halves depending on the day. क्या बोल रहे हो? चलो मैं वो टिक लगा दूं। सी, चलो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट बताओ इसका जवाब। व्हाट इज द टर्म ऑफ द मून्स विजिबल शेप ड्यूरिंग इट्स साइकिल? कह रहा है मून का वो पार्ट जो विजिबल होता है उसके लिए क्या टर्म देते हो? क्या देते हो? फेजेस। नेक्स्ट, ऑन ए फुल मून डे वेयर इज द मून पोजीशन रिलेटिव टू द सन? कह रहा है फुल मून डे के दिन मून की पोजीशन क्या होती है सन के रेस्पेक्ट में? क्लोजेस्ट टू द सन, नियरली अपोजिट टू द सन, एट राइट एंगल टू द सन, बिहाइंड द अर्थ। फुल मून डे वाले दिन क्या होगा? सन के अपोजिट में होता है जमीन से देखने पर, यानी सन इधर होगा तो मून इधर होगा। What is the name of phase when more than half but not all of the illuminated moon is visible? कह रहा है कि उस फेज का क्या नाम है जब आधा से ज्यादा चांद दिखता है मून का लेकिन पूरा नहीं दिखता?
क्या हो जाएगा? गिबोस्फेयर। 14. What causes the moon to appear closer to the sun in the sky as its bright portion decreases? कह रहा है किस वजह से, है ना, मून जो है ये ऐसा जाहिर होता है कि वो सन से करीब है स्काई में, है ना, एज इट्स ब्राइट पोर्शन डिक्रीजेस, चूंकि उसकी ब्राइट पोर्शन डिक्रीज हो रही होती है मून के रोटेशन की वजह से। मून मूव्स क्लोजर टू द सन इन इट्स ऑर्बिट, अर्थ शेडो कवर्स पार्ट ऑफ द मून, moon's orbit brings it closer to the sun's position as seen from earth। क्या हो जाएगा? डी। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है, जल्दी बताओ अगला। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मून्स फेज? क्या है? सी, पक्का? चलो आगे बढ़े। व्हाई डू लूनर इक्लिप्स नॉट अकर एवरी मंथ? क्या है एम? घर पे जाके कर तो नहीं लियो पहले, ये हो सकता है, मतलब इतने देर में तो कोई पढ़ भी नहीं पा रहा है ना। ठीक है, अगला। व्हाट इज द बेसिस फॉर मेजरिंग अ डे इन ए सोलर कैलेंडर? सोलर कैलेंडर में दिन को मेजर करने का बेसिस क्या है? हाँ, अर्थ के रोटेशन के हिसाब से अपनी एक्सिस पर जब एक बार घूमता है तो दिन और रात हो जाता है ना, यानी एक दिन। हाउ लॉन्ग इज द एवरेज सोलर डे? एवरेज सोलर डे कितने घंटे का होता है? 24 आवर। व्हाट नेचुरल साइकिल डिफाइंस ए मंथ? मून के फेज के हिसाब से मंथ डिसाइड होता है ना। व्हाट डिफाइंस सोलर ईयर? सोलर ईयर कैसे डिफाइन होता है? सी ना, द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, एक बार आंसर देखो, जल्दी जल्दी देख लेना। 1 का देखो बी है, 2 का सी है, 3 का बी है, 4 का बी है, 5 का बी है, 6 का बी है, 7 का बी है, 8 का सी है, 9 का बी है, 10 का सी है, 11 बी, 12 बी, 13 बी, 14 डी, 15 सी, 16 ए, 17 बी, 18 ए, सॉरी बी, 18 बी, 19 बी, 20 सी। ठीक है, एक छोड़ दिया, वो खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब बताओ अगली क्लास में कौन से चैप्टर का रिवीजन कराएं? जल्दी से बोलो। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का। ठीक है, तो वहां शुरू करेंगे, लेकिन एक बार एनसीईआरटी रीड करके आना, तब मैं बोलूंगा तो समझ में आएगा। एनसीईआरटी और नोट्स जो पढ़े हो वो रीड करके आना। क्लियर? अगर कोई उस वक्त नहीं था तो एटलीस्ट एनसीईआरटी रीड कर लेना। क्लियर? ताकि मैं क्लास में समझाऊं तो तुम्हारे समझ में आए। ठीक, थैंक यू। ये किताब ले लो।